हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी लर्निंग थ्योरी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। ये दी थी एल्बर्ट बंड्यूरा ने और इनकी थ्योरी को हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के नाम से जानते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बंड्यूराज वाइकेरियस लर्निंग थ्योरी। क्यों? क्योंकि कई बारी आपको किसी और नाम से भी थ्योरी आ जाती है और आपको लगता है कि हमने ये थ्योरी पढ़ी नहीं हुई, क्योंकि इसके कई सारे नाम हैं। इन्होंने अपनी खुद की थ्योरी को ही बाद में रिवाइज भी किया था, तो उसका नाम चेंज हुआ था, लेकिन पहले ये सिंपल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी के नाम से आई थी। फिर उसके बाद वाइकेरियस लर्निंग भी इसको कहा जाता है। वाइकेरियस लर्निंग का मतलब होता है कि हम जब दूसरों को देख के सीखते हैं, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी वही है कि देख के सीखना। वाइकेरियस लर्निंग है कि दूसरों को देख के सीख जाना। मतलब आप जैसे सुनते ही हो कि हम कई बार दूसरों के एक्सपीरियंसेस से हम सीख जाते हैं देख के, ताकि हम वो गलती ना करें, उसको वाइकेरियस लर्निंग कहा जाता है। तो ऐसे ही एल्बर्ट बंड्यूरा का ये मानना था कि जो बच्चे होते हैं जब वो छोटे होते हैं तो उनके अंदर जो लर्निंग शुरू हो जाती है वो ऑब्जर्वेशन से ही शुरू हो जाती है। तो इन्होंने जो थ्योरी बताई थी उसको इन्होंने नाम दिया था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। अब इसमें कई सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, मॉडलिंग, इमिटेशन, तो ये कई बार इस नामों से भी थ्योरी आ जाती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। एल्बर्ट बंड्यूरा की थ्योरी में बेसिकली आपको सोशल लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, मॉडलिंग और वाइकेरियस लर्निंग, ये सारे टर्म्स कॉमनली मिलेंगे। इन सारे नामों से ये थ्योरी जानी जाती है। बेसिकली इन सबका मतलब यही है कि किसी और को देख के बच्चे लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो बंड्यूराज वाइकेरियस लर्निंग थ्योरी में क्या है इसको देखते हैं आगे। सबसे पहले तो इसका नाम सोशल लर्निंग थ्योरी भी है। अगर हम देखें तो कहीं कहीं पे आपको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ही सोशल लर्निंग थ्योरी नाम से मिलेगी, बिकॉज ऑब्जर्वेशन किसकी हो रही है? लोगों की हो रही है। तो यहाँ पे सोशल वर्ड तो मैंडेटरीली आ ही जाता है। जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी को तो हम उसको देख के सीख रहे हैं, लेकिन वो बच्चा किसको ऑब्जर्व करता है? वो अपने आसपास के केयर गिवर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने स्कूल टीचर्स को। तो सोशल लर्निंग कर रहा है वो। दैट इज़ वाई दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज सोशल लर्निंग। तो इसमें मैंने जैसे कि बोला, आपको इस तरह के टर्म्स बहुत कॉमनली मिलेंगे, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, लर्निंग, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, उसको जस्ट लुक नहीं कर रहे, सिर्फ एक बार देखा और बस ऐसे ऊपर ऊपर से देख लिया, दैट इज़ नॉट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है जब हम किसी चीज़ को बहुत ध्यान से नोटिस कर रहे हैं, फोकस करके नोटिस कर रहे हैं, ताकि हमें वो चीज़ समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो जो बच्चे होते हैं छोटे, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बंड्यूरा, छोटे बच्चे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। दे जस्ट डोंट लुक एट इट, मतलब वो सिर्फ देखते नहीं है, दे ऑब्जर्व। और उससे क्या होता है, वो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एंड दे देन इमिटेट। फिर उसको इमिटेट करते हैं। इमिटेट का मतलब है कॉपी करते हैं सेम एक्शंस को। तो वो अपने सामने जो भी एक्शंस होते हुए देखते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, वो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। दैट्स हाउ दे लर्न। तो उनकी लर्निंग किससे होती है? इमिटेशन से होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इमिटेशन होती है ना, वो एक मॉडल की होती है, इसलिए इसको मॉडलिंग भी कहा जाता है। तो मॉडलिंग जो है उसका मतलब क्या है कि किसी को देख के आप सीख रहे हो। ठीक है, तो मॉडल तीन तरह के इन्होंने बताए थे कि तीन टाइप के मॉडल हो सकते हैं जिससे बच्चे लर्न कर सकते हैं। एक तो लाइव मॉडल होता है, जो एक्चुअल में इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेटिंग और एक्टिंग आउट। सामने कोई टीचर है जो बच्चों को कोई डांस स्टेप करना सिखा रही है, तो वो एक लाइव मॉडल का एग्जांपल है कि सामने से ही कोई है जो एक्चुअल में डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है और बच्चे उसको देख के कॉपी कर रहे हैं। वर्बल इंस्ट्रक्शन मेथड है विच इन्वॉल्व डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ बिहेवियर। वर्बल से ही नाम पता चल रहा है कि कोई एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है, उसको देख के, सुन के बच्चे उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सपोज असेंबली में जो होता है, जैसे बच्चों को बोला जाता है कि हाथ ऊपर करो, स्ट्रेट खड़े हो, स्टैंड एट ईज, तो वो वर्बल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, एंड उसको बोलेंगे वर्बल इंस्ट्रक्शन मॉडल। और लास्ट में सिंबॉलिक मॉडल होता है तीसरा, which involves real or fictional characters displaying behaviors in books, films, television programs, online। तो ये आपका लाइव नहीं है, एक्चुअल में सामने नहीं है आपके, या तो बुक्स में कहीं पे आपने उसके बारे में पढ़ा और आप उससे बहुत इंस्पायर हो गए और आप वही करने लग गए जो उसमें बताया हुआ है। कहीं फिल्म में आपने कोई ऐसा करेक्टर देखा, या टेलीविजन प्रोग्राम में आप किसी से बहुत इंस्पायर हो गए जिसको आप कॉपी करने लगे। उसे बच्चे यूजुअली होते ही हैं, हीरो देखते हैं मूवीज़ में तो हीरो को कॉपी करना शुरू करते हैं। ऑनलाइन मीडिया में तो ये सिंबॉलिक मॉडल होता है। तो तीन तरह के मॉडल बताए, लाइव मॉडल,
वर्बल इंस्ट्रक्शन मॉडल और सिंबॉलिक मॉडल, इन तीनों ही मॉडल को कॉपी करना इज नोन एज मॉडलिंग। और इमिटेशन करते हैं, कॉपी करते हैं, विच इज़ मॉडलिंग टेक्निक, एंड देन लर्निंग होती है, उसी से वो लर्न करते हैं अलग अलग टाइप के बिहेवियर। ठीक है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी यही कह रही है कि बच्चे जो है वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, इमिटेशन करते हैं, लर्निंग करते हैं, और लर्निंग करते टाइम वो जो मॉडल्स होते हैं वो ये 3 टाइप के मॉडल्स हो सकते हैं। इसी से रिलेटेड एल्बर्ट बंड्यूरा ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, जो कि आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा, बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे बच्चों को एक रूम में, इन वन रूम विद एन एडल्ट, अ नंबर ऑफ टॉयज एंड अ बोबो डॉल। तो एक बोबो डॉल थी। बोबो डॉल का मतलब क्या है, एक तरह से आप सोचो, एक बैलून वाली डॉल आती है जिसमें हवा भरी होती है, और जब उसको मारते हैं तो वो वापस आती है, तो वो वापस मारो तो वो वापस आती है, उस टाइप की एक बॉल, उसको टॉय को बोबो डॉल नाम दिया। बहुत सारे बच्चों के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया यही देखने के लिए कि अब क्या बच्चे एडल्ट को देख के कॉपी करेंगे। तो एक एडल्ट है कमरे में, बहुत सारे बच्चे हैं और बोबो डॉल है। तो रिमेनिंग चिल्ड्रन वन टेकन टू अनदर रूम, तो कुछ बच्चे तो वहाँ पे थे उस एडल्ट के साथ और बाकी बच्चे दूसरे रूम में चले गए। तो इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि कई बार हम कंट्रोल ग्रुप अलग बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अलग, बिकॉज हम दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं। तो इन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए बच्चों के, एक जगह पे एक एडल्ट है, एक बोबो डॉल है, और कुछ बच्चे अलग से एक कमरे में हैं। The one adult was aggressive towards the doll and another adult was ignored the doll completely। अब वो 2 रूम्स थे, दोनों ही रूम्स में बोबो डॉल है, थोड़े से बच्चे हैं और एक एक एडल्ट है दोनों ही रूम में। एक कमरा ऐसा है जहाँ पे वो एडल्ट है ना, उस बोबो डॉल को बहुत मार रहा है, उसके साथ बहुत तोड़ फोड़ कर रहा है, जैसे बच्चे यूजुअली कैसे करते हैं, खिलौनों को पटकते हैं उठा के, उनको मुक्का मारते हैं, उस टाइप से वो एडल्ट ऐसे ही कर रहा है। और दूसरे रूम में जो एडल्ट है वो बिल्कुल इग्नोर कर रहा है डॉल को, वो कुछ नहीं कर रहा, वो देख ही नहीं रहा, डॉल के साथ खेल ही नहीं रहा। ठीक है, चिल्ड्रन हु विटनेस्ड aggressive behavior by the adults also demonstrated aggressive behavior towards the doll। तो यहाँ पे ये लाइन क्या कह रही है कि जिस कमरे में वो एडल्ट डॉल को बहुत मार रहा था और वायलेंस दिखा रहा था, वहाँ के बच्चे भी उसको देख के कॉपी करने लगे, वो भी डॉल के साथ ऐसे ही करने लगे। तो वायलेंस को देख के वायलेंस कॉपी करना सीख गए। और दूसरा जो रूम था जहाँ पे वो एडल्ट कुछ नहीं कर रहा था, वहाँ पे देखा गया कि बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ऐसा नहीं कर रहे थे, कुछ थे फिर भी जो खेल रहे थे, तो उनके खेलने का तरीका ही ऐसा था, पर ज़्यादातर बच्चे ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कुछ देखा नहीं ऐसा, तो उन्होंने कॉपी नहीं किया। तो बेसिकली ये फेमस था बहुत एक्सपेरिमेंट बोबो डॉल। और इस एक्सपेरिमेंट से बाद में ये रिजल्ट निकल के आया था कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। वायलेंस का एग्जाम्पल दिखा के एल्बर्ट बंड्यूरा ने ये प्रूफ कर दिया था कि बच्चे बहुत जल्दी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं, मतलब वो जो देखते हैं ना वो उसको सीख जाते हैं बहुत जल्दी। तो दिस वाज सोशल लर्निंग थ्योरी बाय एल्बर्ट बंड्यूरा। ओके, अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि कहते हैं कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जब होती है ना तो उसमें 4 फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी को और लर्न करते हैं तो उसमें ये 4 फैक्टर्स हैं जो उस चीज़ को इंश्योर करता है कि हमें लर्निंग हुई है। ये 4 फैक्टर्स क्या है, पहला तो अटेंशन है कि हम अटेंशन उस चीज़ को दें जो हमने सीखना है। तो अगर बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में बच्चे अगर उस एडल्ट के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे तो ही उन्होंने कॉपी करना सीखा होगा। तो रिलेटेबल बिहेवियर इंक्रीजेज लाइकलीहुड ऑफ पेइंग गुड अटेंशन। जैसे आप देखो, आप कभी साइकिल चलाना सीखा होगा आपने कभी किसी से, तो आपने पहले उसको ऑब्जर्व किया होगा कि वो चला कैसे रहा है। ड्राइविंग करना सीखते हैं तो हम यूजुअली पहले ऑब्जर्व करते हैं। तो ये चीज़ें अटेंशन रिक्वायर करती हैं कि पहले हम अटेंशन दे के कैसे करना है प्रोसेस। तो रिटेंशन होती है, रिटेंशन में मतलब हम रिहर्सल करते हैं, इज़ अ वे ऑफ रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो जब तक आप रिहर्स नहीं करोगे, खुद से चला के नहीं देखोगे, आपको साइकिल चलानी नहीं आएगी। इसलिए रिहर्सल करनी ज़रूरी होती है ताकि हम उस चीज़ को याद रख सकें। देन रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड द ऑब्जर्वर इज। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अब आप खुद से करने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज यू आर मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, फिजिकली प्रिपेयर्ड हो, आपको लगता है कि अब आप कर सकते हो, बिना हेल्प के अपने आप से कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो अगर आप प्रिपेयर हो, दैट इज़ रेडी हो करने के लिए, तो ही आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो। एंड देन मोटिवेशन का लास्ट में यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट बिकम इम्पॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे बिहेवियर रिपीट तभी होगा जब उसको मोटिवेशन मिलेगी। अब ये मोटिवेशन या तो रीइंफोर्समेंट की तरह हो, रिवॉर्ड के फॉर्म में हो ताकि वो बिहेवियर रिपीट हो,
या अगर पनिशमेंट है तो वो बिहेवियर जो है वो दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा। बेशक बच्चा लर्न जरूर कर लेगा लेकिन वो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मोटिवेशन अप्रोप्रिएट नहीं होगी तो बिहेवियर डिस्प्ले नहीं होगा। बेशक वो लर्निंग हो जाए पर वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो बिहेवियर को डिस्प्ले करने के लिए, रिपीट करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे प्रोसेस हैं या कह लो स्टेप्स हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग में, जो ये इंश्योर करते हैं कि लर्निंग प्रॉपरली हो रही है। अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद एल्बर्ट बंड्यूरा की यही थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, ये सोशल कॉग्निटिव लर्निंग में चेंज हो जाती है। तो पहले ये सोशल लर्निंग थ्योरी थी, पहले ये सोशल लर्निंग थ्योरी थी, बाद में कहीं कहीं पे आपने देखा कि जब भी हम बंड्यूरा की बात करते हैं तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का नाम आता है। कि कॉग्निटिव वर्ड कहाँ से आ गया, तो एक्चुअली में क्या करा था, इसी थ्योरी को बाद में सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में चेंज कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि इन्होंने अपनी लर्निंग थ्योरी में कॉग्निटिव फैक्टर्स जोड़ दिए थे। कॉग्निटिव फैक्टर्स मीन्स अपना खुद का बच्चे का दिमाग है जहाँ पे वो सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है कि मुझे कोई एक्शन कॉपी करना है या नहीं करना है। ठीक है, ऐसे बिना, मशीन तो है नहीं बच्चे के, आपने कुछ फीड कर दिया और वो उसको करने लग गए कॉपी। तो यहाँ पे बाद में जब ये थ्योरी और थोड़ी एडवांसमेंट हुई, रिवाइज हुई, तब ये चीज़ ऐड करी गई कि सिर्फ सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नहीं है, इसमें कॉग्निटिव फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, दोनों में ही वो कह रहे हैं कि बच्चे सीख तो देख के ही रहे हैं, लेकिन सोशल लर्निंग थ्योरी में सिर्फ ऑब्जर्वेशन हो रही है, इमिटेशन हो रही है और मॉडलिंग हो रही है। लेकिन जब हम कॉग्निटिव लर्निंग की बात करते हैं ना, तो इसमें ऑब्जर्वेशन तो हो रही है, अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, प्रिडिक्टिंग एंड चेंज ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रिडिक्ट करा जा रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, डिपेंडिंग ऑन के कॉग्निटिव फैक्टर्स क्या हैं। नाउ सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी जिसकी वजह से ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बन गई, तो पहले तो यहाँ लिखा है 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। फर्स्ट इज पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, ये तो सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोलती है कि लोग ऑब्जर्वेशन से लर्न कर सकते हैं। सेकेंड इज दिस इज द थिंग विच इज़ डिफरेंट, मतलब दोनों में अगर हम देखें तो ये फ़र्क था कि जो सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है उसमें होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मेंटल स्टेट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग। तो यहाँ पे अब ये कहते हैं कि कॉग्निटिव फैक्टर्स यानी कि जो मेंटल स्टेट होती है वो बहुत ज़रूरी है लर्निंग के लिए। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो, अंदर से तैयार नहीं हो सीखने के लिए, या आपका ध्यान नहीं है, या आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है, इसमें इंट्रिंसिक होनी चाहिए। दोनों का में फ़र्क होता है दोनों मोटिवेशन में। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ रिक्वायर्ड टू लर्न। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, जैसे सपोज़ आपने कोई काम करा, आपके बॉस ने आपको बोला कि मैं आपको इंसेंटिव दूंगा आप ये काम करोगे, तो ठीक है, तो कई बार वो चीज़ हमें पसंद आ जाती है, कई बार नहीं आती है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की एक लिमिट होती है जिससे हमें काम करवाया जा सकता है। लेकिन अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, जिसका मतलब है अंदर से मोटिवेटेड हो आप खुद से करने के लिए, आपको किसी रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अपने काम को बहुत डेडिकेशन से करते हो, अंदर से मोटिवेटेड हो, आपका खुद का मन है कि मैं कुछ सीखूं, मैं कुछ ग्रो करूं अपनी जॉब में, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो यहाँ पे बंड्यूरा कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए, तभी बच्चा सीखने की कोशिश करेगा। इवन कोई भी होगा तो वो तभी ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा जब अंदर से ही मोटिवेशन होगी। तो मेंटल स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए सोशल लर्निंग के अंदर कॉग्निटिव वर्ड जुड़ गया। ठीक है, फिर तीसरा जो स्टेज है वो है कि लर्निंग डज नॉट नेसेसरीली लीड टू बिहेवियर चेंज। कि लर्निंग तो हो गई पर इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि बिहेवियर चेंज होगा। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा कि मोटिवेशन इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड है या रीइंफोर्समेंट है या पनिशमेंट है, दैट डिपेंड्स कि आपकी मोटिवेशन कितनी है और आपको कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल लग रही है। अगर आपको लग रहा है कि जो कॉन्सिक्वेंस होगा या जो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो आप बिहेवियर चेंज करोगे। अगर आपका मेंटल स्टेट नहीं होगा उस चीज़ को करने के लिए रेडी, या आपको लगेगा कि कॉन्सिक्वेंसेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, या मुझे कोई इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, या जो रिवॉर्ड मिलेगा जो भी, वो मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है, या उल्टा हो सकता है उसकी पनिशमेंट हो, रिवॉर्ड ना हो। आपको लग रहा है कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो इसलिए वो आप नहीं करोगे।
तो बेसिकली यहाँ पे बच्चा दिमाग लगा रहा है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली मैंने लर्न कर लिया, पर मैं उसको करूँ या ना करूँ, मैंने देख लिया, मैंने सीख लिया कैसे किया जाता है, पर एक्चुअली में ये करने से मुझे रिवॉर्ड मिलेगी कि पनिशमेंट, और इंट्रिंसिकली एक्चुअली में मोटिवेट है या नहीं है, दैट डिपेंड्स कि आपने लर्न किया कि नहीं किया। पहली बात तो मेंटल स्टेट होनी चाहिए, लर्न करने के लिए रेडी होने चाहिए या मोटिवेटेड होने चाहिए, तब आप लर्न करोगे। अगर लर्न कर भी लेते हो तो उसमें तीसरी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बिहेवियर में आएगी। हम बहुत सारी चीज़ें टीवी में देखते हैं, हम सारे ही वायलेंट मूवीज़ भी देखते हैं, पर ज़रूरी थोड़ा ना कि हम अपने बिहेवियर में वो वायलेंस लेके आ जाते हैं। तो लर्निंग होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बिहेवियर चेंज होगा। तो यहीं से इन तीनों पॉइंट से ही क्या होता है, हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी सोशल कॉग्निटिव लर्निंग में चेंज हो जाती है, विच मीन्स कि लर्निंग हो, ऑब्जर्वेशन भी हो रही है, अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, प्रिडिक्टिंग एंड चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, कि हम प्रिडिक्ट कर पाएँ कि ह्यूमन बिहेवियर चेंज होगा कि नहीं होगा। दैट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है या नहीं है, एंड बाद में भी बिहेवियर चेंज ज़रूरी नहीं है कि वो होगा। अब इसी थ्योरी के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म आती है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, जो ये कहती है कि जो हमारे बिहेवियर है, जो बिहेवियर चेंज की हम बात कर रहे हैं, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है बिहेवियर चेंज, ये अगेन 3 फैक्टर्स हैं जो आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। एक तो बिहेवियर हो गया, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, तीसरा पर्सनल फैक्टर्स हो गए। तो ये 3 फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे बिहेवियर चेंज में, या जो भी हम बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं या जो लर्निंग हम शो करते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं हमारे अंदर ड्यू टू लर्निंग, वो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म प्रिंसिपल पे चलते हैं। तो अब समझते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या होता है। तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म में बेंड्यूरा के जो मॉडल में बोला है कि देयर आर 3 फैक्टर्स। एक तो होता है पर्सन, यानी कि जिसको हम कॉग्निटिव फैक्टर बोल सकते हैं, पर्सन का जो कॉग्निशन होता है, या कॉग्निटिव फैक्टर्स लेके चलो, बिकॉज ये एक सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, दिस इज द कॉग्निटिव फैक्टर। एक हो गया उसका एनवायरनमेंट और उसका बिहेवियर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पर्सन का कॉग्निटिव फैक्टर है वो उसके एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, और जो उसका एनवायरनमेंट है वो अल्टीमेटली उसके बिहेवियर को इफेक्ट करता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि सपोज़ किसी को बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। सपोज़ एक बॉय है जिसको बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, तो वो क्या करता है, वो अपने स्कूल में बैडमिंटन टीम ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो उसने बैडमिंटन टीम ज्वाइन करी। तो बिकॉज उसके कॉग्निटिव फैक्टर्स कह रहे हैं कि ही लाइक्स बैडमिंटन, क्योंकि कॉग्निटिव फैक्टर्स में प्रेफरेंसेस आ जाते हैं, इंटरेस्ट आ जाते हैं, हॉबीज़ आ जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो उसकी पसंद नापसंद सब कुछ। तो बैडमिंटन पसंद था, इसलिए उसने एनवायरनमेंट में क्या चेंज किया, उसने बैडमिंटन टीम ज्वाइन कर ली। एंड बिकॉज उसने वो टीम ज्वाइन करी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो स्पेंड करने लगा है, अब उसके जो फ्रेंड्स बन गए हैं वो कौन से बन गए हैं, जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। तो वो उनके साथ ज़्यादा रहने लगा है, उनके साथ वो बैडमिंटन खेलने जाता है, आफ्टर स्कूल भी उनके साथ रहता है, क्योंकि वो बैडमिंटन की ही बातें करते हैं। और जगह जगह पे जहाँ पे बैडमिंटन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली क्या हुआ कि कॉग्निटिव फैक्टर की वजह से पहले एनवायरनमेंट चेंज हुआ, और एनवायरनमेंट की वजह से उसके बिहेवियर में चेंज आए। बिहेवियर में क्या चेंज आए, क्योंकि उसके एक्शंस अब क्या हैं, क्योंकि वो उन लोगों के साथ रहने लगा है जो बैडमिंटन खेलते हैं। इस तरीके से इफेक्ट हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एनवायरनमेंट आपके कॉग्निटिव फैक्टर्स को कैसे चेंज कर सकता है, कि सपोज़ वो लड़का है जो उसने कोई स्कूल ज्वाइन किया, जहाँ पे वो नए स्कूल में गया, जहाँ पे मेजरली जो स्पोर्ट खेला जाता है वो बैडमिंटन खेला जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, उस चक्कर में उसने वो टीम ज्वाइन कर ली, क्योंकि उसको स्पोर्ट्स खेलना था, बट एक पर्टिकुलर कोई प्रेफरेंस नहीं थी कि उसको बैडमिंटन ही खेलना है, बट स्टिल उसने वो टीम ज्वाइन करी जो स्कूल में मेजरली खेली जाती है और नेशनल लेवल तक भी जाते हैं। तो उसको थोड़ा लगा कि मैं ज्वाइन करके देखूं, क्या पता मैं खेल लूँ। तो टीम ज्वाइन करता है। टीम ज्वाइन करने की वजह से उसके फ्रेंड्स सारे कौन से बनते हैं, जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, क्योंकि रेगुलरली उससे उनकी बात होती है, उनके साथ ही उठता है बैठता है, और क्लास में भी काफ़ी सारे जो ग्रुप है वो इकट्ठा बैठता है जो बैडमिंटन खेलता है, यूजुअली उनकी बातें कॉमन होती है, तो उनसे उसकी दोस्ती हो गई। अब बिकॉज उसकी दोस्ती हो गई, इस वजह से क्या हुआ कि उसको बैडमिंटन पसंद आने लगा अल्टीमेटली, क्योंकि उसने टीम ज्वाइन करी थी सिर्फ एक क्यूरियोसिटी की वजह से कि ज्वाइन करके देखते हैं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन बिहेवियर में चेंज हुआ, और बिहेवियर चेंज होने की वजह से उसके कॉग्निटिव फैक्टर्स चेंज हुए, यानी कि उसको वो चीज़ पसंद आने लगी, तो उसकी प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक इफेक्ट हुई।
तो यहाँ से एनवायरनमेंट की वजह से कॉग्निटिव फैक्टर्स भी चेंज हो सकते हैं। ओके, तो ये मॉडल अब ऑपोजिट डायरेक्शन में भी काम कर सकता है बिकॉज इट इज़ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही डायरेक्शन में चले, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इफ़ेक्ट करता है। जैसे अगर हम स्टार्ट करें बिहेवियर से, कि एक बॉय है जिसका जो क्या करता है, उसके जो स्कूल में ज्वाइन करता है उसके सारे ही दोस्त वहाँ पे बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। सपोज वो क्लास में, जिस क्लास में है वो है, उसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़ आर बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है। तो उसका जो है उससे दोस्ती हो जाती है, क्योंकि मोस्टली वही हैं बच्चे, तो दोस्त तो वही बनेंगे जो क्लास में हैं। तो उसकी दोस्ती हो जाती है सारे बैडमिंटन प्लेयर्स से। अब बिकॉज वो उसके दोस्त हैं, वो उसको बोलते हैं कि वाई डोंट यू ज्वाइन द टीम, तो वो उसकी वजह से उसको टीम ज्वाइन करा देते हैं। तो बिहेवियर की वजह से क्या हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ। अब वो क्योंकि अपने दोस्तों की वजह से टीम ज्वाइन कर लेता है, तो वो डेली वहाँ जाने लगता है, उससे रिलेटेड चीज़ें सीखने लग गया है। और इसी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको बैडमिंटन पसंद आने लगा, बिकॉज वो डेली जाता है, सीखता है, उसके दोस्त उसी की बातें करते हैं। तो अल्टीमेटली बिहेवियर की वजह से एनवायरनमेंट चेंज हुआ, और एनवायरनमेंट की वजह से कॉग्निटिव फैक्टर्स चेंज हुए। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो। तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म यही बोलता है कि ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, ये एक दूसरे को दोनों डायरेक्शन में इफ़ेक्ट करते हैं। या तो पर्सन जो है अपने एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है, अल्टीमेटली से बिहेवियर चेंज होता है, या फिर उल्टा हो सकता है कि पर्सन के बिहेवियर से उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है और फाइनली उसके कॉग्निटिव फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों ही एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, और यही हमारी सोशल कॉग्निटिव लर्निंग का एक बेस है कि कॉग्निटिव फैक्टर्स हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो सिर्फ हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नहीं करते हैं, व्हेनेवर वी लर्न बाय लुकिंग एट अदर्स, जब भी हम एक वाइकेरियस लर्निंग करते हैं दूसरों को सीख के, तो उसमें कहीं ना कहीं कॉग्निटिव फैक्टर्स भी होते हैं। तो इट इज़ सोशल कॉग्निटिव लर्निंग, नॉट ओनली ऑब्जर्वेशनल बट सोशल कॉग्निटिव लर्निंग। तो ये थी बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।